इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, और ये दोनों रेफर करते हैं कि जब भी हम अपने कैपिटल स्टॉक को बढ़ाते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द एडिशन टू द इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक। इस जैसे कि अगर हमने आज एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है तो वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट कंसिडर्ड होगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब हम उसको सोल्ड करते हैं तो वो हमें प्रॉफिट देगी। जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, वो भी किसके अंदर आएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट दो टाइप से की जाती है, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरी होती है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि हमने करी होती है एक गिवन पीरियड में, यानी कि एक जो फाइनेंशियल ईयर में हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी होती है वो किसके अंदर होता है, हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की दूसरी डेफिनेशन क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब वही है कि जो हम, मतलब आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट हम एक साल के अंदर कर देते हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है। फिर आता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि एक इकोनॉमी का जो कैपिटल स्टॉक है एक पीरियड ऑफ टाइम में उसे ही कहा जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन से मतलब होता है कि जैसे भी कोई भी हमने आज एसेट परचेज करा है तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे कि हमने मशीनरी परचेज करी है, तो मशीनरी अगर हमने परचेज करी है आज मान लो 50,000 की, तो मशीनरी को अगर हम आज से 10 साल बाद देंगे तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे कम में ही बिकेगी। तो जो भी ओरिजिनल कॉस्ट और जो उस टाइम का जो सेलिंग प्राइस होगा उसका जो डिफरेंस का जो अमाउंट निकलता है उसी चीज़ को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे कि किसी भी असेट की वैल्यू में फॉल आना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड असेट ड्यू टू नॉर्मल वियर और टीयर। अब ये जो फॉल आता है, ये जो डिफरेंस आता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है और जो हम बहुत टाइम बाद वो सोल्ड करेंगे, तो वो किस में, पहला तो पासेज ऑफ टाइम, टाइम पास हो गया इतना सारा। जैसे कि हमने अगर वो मशीन को यूज़ करा है 5 साल तक, हम 5 साल बाद बेच रहे, तो 5 साल का उसका क्या है, हमने यूज़ करी उसका। और 5 साल बाद क्या है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई, जो उस मशीन में फीचर्स होंगे क्या पता उससे एडवांस में आ गई, तो उसकी वैल्यू नॉर्मली घट जानी है। तो किसकी वजह से होता है, नॉर्मल वियर और टीयर, पासेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी में जो भी चेंज आ रहा है। तो ग्रॉस वैल्यू का फॉर्मूला होता है नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर सकते हैं। अब डेप्रिसिएशन को हम और किन किन नामों से जानते हैं, सबसे पहला होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। इन तीनों नाम से हम डेप्रिसिएशन को जानते हैं। अब डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस का मतलब भी कुछ भी हमारी वैल्यू में लॉस हुआ है, और डेप्रिसिएशन का मतलब भी वैल्यू में फॉल हुआ है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू किसकी वजह से, नॉर्मल वियर और टीयर, पासेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से। कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस वो होता है कि किसी भी वैल्यू का डिक्रीजमेंट तो होना, पर किसकी वजह से, नेचुरल क्लेमिटीज की वजह से, थेफ्ट की वजह से, या एक्सीडेंट की वजह से। अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि हमने आज एक कार परचेज करी, अब कार का हो गया एक्सीडेंट, तो जब हम उस एक्सीडेंट वाली कार को वापस सोल्ड करेंगे तो उसकी वैल्यू तो घट जाएगी ना, या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, या नेचुरल कोई भी चीज़ हो जाती है, या थेफ्ट या चोरी हो जाती है, या किसी भी वजह से हम उसकी चीज़, क्या कुछ हमारा सामान उसका गुम हो गया या कुछ भी हो गया, तो इस वजह से क्या है, वो हमारा कैपिटल लॉस के अंदर आ जाता है। प्रोविजंस ऑफ लॉस, तो जो लॉस के प्रोविजन है वो क्या है, ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड लॉस होता है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि आज मेरे पास अगर लैपटॉप है, तो अगर मैं लैपटॉप को, आज मैंने इस लैपटॉप को 50,000 में खरीदा है, तो अगर मैं आज से 2 टाइम 3 टाइम 2 साल या 3 साल बाद बेचना चाहूँगी तो मुझे पता है उसकी वैल्यू कम ही मिलेगी, एक्सपेक्टेड लॉस होता है कि हाँ मुझे इतना लॉस होगा ही होगा।
कैपिटल लॉस क्या होता है, ये एक अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, क्योंकि एक्सीडेंट हमने आज कार निकलवाई, हमें नहीं पता था इस कार का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया। या चोरी हो गई, या नेचुरल कैलेमिटी, या अर्थक्वेक, या कुछ आ गया, या तूफान वगैरह वगैरह गया, तो हमें इसके बारे में पता नहीं था, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा हमारी चीज़ों के साथ होगा, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका कैपिटल लॉस के अंदर आ जाएगा। और ये किसके अंदर होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसका क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो मेरी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे अपने दोस्तों से शेयर करीजिए, लाइक करवाइए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आता है नेट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम किसके नाम से जानते हैं, एनआईटी के नाम से भी जानते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि जीएसटी आया, तो जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि गवर्नमेंट ने क्या करा, इम्पोज किया गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन और सेल्स पे। सब्सिडीज क्या होती है, जो टैक्स रिलीफ जो कि हमें गवर्नमेंट देती है। अब टैक्स रिलीफ जैसे कि हम इसे समझते हैं, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर आते थे, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो एलपीजी सिलेंडर्स हमारे घर पे आते थे, तो गवर्नमेंट उसकी सब्सिडीज देती थी, कि हम उसका जैसे मान लो 1000 रुपीज़ पे करते थे, तो सब्सिडी के अमाउंट में, सब्सिडीज का कुछ अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आता था, जैसे कि मतलब 50 रुपीज़ ही आता है, तो वो क्या टैक्स रिलीफ होता है, जो कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब एनआईटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एनआईटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने इम्पोज करे गए हैं, माइनस सब्सिडीज, यानी कि जो टैक्स रिलीफ हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम सब्सिडीज माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आउटकम निकल के आता है एनआईटी का। एनआईटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें लगे 250 दिए और सब्सिडी 0, तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या था, नेट एनआईटी का फॉर्मूला था इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं हमारे, 250 के हैं। अब 250 में से सब्सिडी तो 0 की हमने माइनस करी, तो आंसर कितना ही आएगा, 250 ही आ जाएगा इसका तो आंसर। और अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के थे हमारे, 200 रुपये के हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने कलर चेंज कर लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कितने के थे, 200 रुपये के थे, और उसमें से हमें गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ यानी कि सब्सिडी कितने की दे दी, 120 रुपीज़ की दे दी। तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स बना, जो कि हमें पे करना पड़ा गवर्नमेंट को, वो कितने का करना पड़ा हमें, 80 रुपीज़ का हमें पे करना पड़ा। देखिए, तो ऐसे ही आपके बुक में और भी एग्जांपल्स होंगे, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, बस एनआईटी का फॉर्मूला यही होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फिर आता है हमारा एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो डिफरेंस होता है किसका, जो कि हमने इनकम रिसीव करी है और हमने पेड करी है इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंस बिटवीन द इनकम रिसीव्ड एंड द इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एनएफआईए का फॉर्मूला ये है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। कंपोनेंट्स क्या है एनएफआईए की, सबसे पहला कंपोनेंट है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का कंपनसेशन। तो ये क्या करता है, डिफरेंस, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव बाय द रेसिडेंट वर्किंग workers living or employed abroad from less than 1 year or similar payments were made to the non-resident working state or employee। मतलब जैसे कि हमारी कंट्री में हमने कुछ इनकम रिसीव करी गई, जो कि हमारे रेसिडेंट वहाँ पे रह रहे हैं, और कुछ हमने इनकम दी जो कि नॉन रेसिडेंट्स यानी कि जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं, हमारी कंट्री में कोई काम कर रहा है तो हमने उनको पैसे दिए, और कोई बाहर काम कर रहा है हमारी कंट्री का, तो उसको क्या होती है, इनकम रिसीव होती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके अंदर आता है, एनएफआईए के अंदर आता है। फिर होता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये भी डिफरेंस बिटवीन जो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि इनकम किस किस के फॉर्म में होती है, एंटरप्रेन्योर को इनकम यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। अब इनसे हमें क्या मिलता है, लैंड की वजह से हमें रेंट रिसीव्ड होता है,
है ना, कैपिटल से इंटरेस्ट रिसीव होती है और डिविडेंड्स। तो ये क्या होता है, इनकी वजह से ये क्या है, ये तो हमें इनकम रिसीव हुई है। और सिमिलरली हमने जो पेमेंट किए होंगे नॉन रेसिडेंट्स को, तो इनका जो डिफरेंस है वो किसके अंदर कंसीडर्ड होगा, NFIA के अंदर होगा। नेट रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, ये भी डिफरेंस बिटवीन होता है अर्निंग रिसीव टू द, मतलब जो कि लोग बाहर रहते हैं और जो कि हमारी कंट्री के बाहर लोग रहते हैं, उनको जो इनकम रिसीव्ड हुई है उनकी वजह से जो हमें इनकम रिसीव्ड हुई है, और वो लोग जो हमारी कंट्री की वजह से कंट्री में एम्प्लॉयड हो रहे हैं जो कि हमें देने पड़े, तो इन दोनों का डिफरेंस किसके अंदर आएगा, नेट रिटेन्ड अर्निंग के अंदर आ जाता है। आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA। NFIA कैन बी पॉजिटिव और NFIA कैन बी नेगेटिव और NFIA कैन बी जीरो। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। NFIA पॉजिटिव कैसे हुआ, जैसे कि NFIA पॉजिटिव तब होगा जब भी हमें जो भी इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड है वो ज़्यादा होनी चाहिए पेमेंट टू द अब्रॉड। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमें इनकम कितने की रिसीव हुई है, इनकम हमें रिसीव हुई है 50 लाख रुपीज़ की और हमने पेमेंट कितना करा है 40 लाख रुपीज़ का। तो जो डिफरेंस है यानी कि 10,000 तो हमें ज़्यादा, 10 लाख तो हमें ज़्यादा मिले ना, तो ये क्या हो गया, हमें मिला कितना 50 लाख, हमने पेमेंट कितना करा 40 लाख रुपीज़ का। तो NFIA कितना हमारा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो पॉजिटिव का 10 लाख बचेगा हमारे पास। और NFIA नेगेटिव, NFIA नेगेटिव तब होगा यानी कि जब जो हमें इनकम रिसीव हो रही है अब्रॉड से वो कम हो, पेमेंट ज़्यादा हो हमारा। अब ये कैसे होगा, जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर हमें 50 लाख रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो 50 लाख जो रिसीव हुआ है और हमने पेमेंट कितने का कर दिया, 60 लाख रुपीज़ का, तो हमने क्या है, इनकम कम रिसीव्ड हुई है पर हमने पेमेंट ज़्यादा कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा NFIA जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और NFIA ज़ीरो कब होगा, जब जो हमें इनकम रिसीव हो रही है वो इक्वल होगी पेमेंट के। जैसे 50 लाख रुपीज़ का हमें इनकम रिसीव्ड हो रहा है और हमने पेमेंट भी कितने का कर दिया, 50 लाख रुपीज़ का, तो NFIA क्या हो गया, ज़ीरो। अब NFIA को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, NFIA को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था कि जो भी हमें इनकम रिसीव हो रही है उसको माइनस कर दो पेमेंट से। तो यहाँ पे फ्रॉम का मतलब होगा कि हमें इनकम रिसीव्ड हो रही है और टू का मतलब होगा कि हमने पेमेंट करा है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोनों न्यूमेरिकल्स को, कि इनकम कितनी रिसीव हो रही है, हमें 500 रुपीज़ की इनकम, हमें 500 रुपीज़ की रिसीव्ड हो रही है और हमने पेमेंट कितने का कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया है 300 रुपीज़ का। तो हमारा NFIA क्या कैलकुलेट होके आएगा, हमारा NFIA होगा कैलकुलेटेड 500 माइनस 300, यानी कि हमारा NFIA क्या आ गया, 200 रुपीज़ आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाला एग्जांपल, तो हमें इनकम कितनी रिसीव्ड हो रही है, 250 रुपीज़ की, और हमने पेमेंट कितने का कर रखा है, हमने पेमेंट तो कर दिया 620 रुपीज़ का, तो पेमेंट ज़्यादा हो गया, तो हमारा क्या आ गई, हमारा इनकम कितने का रिसीव हुआ था, 250 का, और पेमेंट कितने का कर दिया हमने, 620 का। तो इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा NFIA कहलाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 370, और जो 370 आएगा ना, वो 370 आएगा नेगेटिव का, क्योंकि NFIA कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव का होगा और ये जो 200 होगा ना, ये पॉजिटिव का 200 होगा। यही एक एग्जांपल आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमें जो इनकम रिसीव्ड हो रही थी, तो जो इनकम हमें रिसीव्ड हो रही थी वो थी ज़्यादा, रिसीव कितनी हो रही थी 50,000, यानी कि रिसीव हमें ज़्यादा हुआ है और हमने पेमेंट कम करा है, 300 रुपये का पेमेंट किया है। इसका मतलब हमने क्या करा, हमारा NFIA क्या हुआ, पॉजिटिव, 2200 से पॉजिटिव चला गया। अब क्या है, हमें यहाँ पे रिसीव कितनी हो रही है, 250 रुपीज़, और हमने पेमेंट कितने का कर दिया, 620 का पेमेंट कर दिया। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, जितना हमें रिसीव नहीं हुआ उससे ज़्यादा तो हमने हमने पेमेंट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, NFIA हमारा नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव का क्या आ गया, 370 रुपीज़। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ ये सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MR एजुकेशन पॉइंट को, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।